Hello friends, we discuss today about the factors affecting of drug absorption. Drug absorption means after transfer of unionized drugs from site of application to systemic circulation. That factors are affecting first is physicochemical properties of drug. Physicochemical properties means physical or chemical properties means drugs. First is drug solubility and dissolution. What is mean of solubility? Means amount of any drug goes into the given solvent at standard condition of temperature, pH और pressure. ओके मीन्स आपका अमाउंट कितना अमाउंट आपको जैसे मान लीजिए 1 लीटर आपको कोई सॉल्वेंट दे रखा है उसमें कितना अमाउंट आपका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पीएच पे और प्रेशर पे कितना आपका उसके अंदर डिसोल्व होता है वो सॉल्बिलिटी होता है। जबकि डिसोल्यूशन क्या होता है कि वो आपका ड्रग कितने टाइम में उसमें डिसोल्व हो पाता है मीन्स डिसोल्यूशन रेट होता है जबकि सॉल्बिलिटी एक आपका मास अमाउंट होता है। एक चीज है आपका इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी या एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी मींस होता है आपका अनआयनाइज्ड अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व इनटू द एनी सॉल्वेंट दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी और इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी इज द मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू टोटल सॉल्युबिलिटी। ओके ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन भी आपका कम होता है। अब इसमें देखिए मींस जैसे किसी भी ड्रग का जैसे अपन टेबलेट लेके देखें, एक टेबलेट है, टेबलेट सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट उसके बाद में डिसोल्यूशन होगा, देन आपका एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये बात आता है ये टेबलेट है, इसमें जो ड्रग है दो सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में आपने लिया कि आपके जो टेबलेट है ड्रग है वो कैसी है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है। हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए टेबलेट से डिसइंटीग्रेशन। एक और बात आपको पहले बीच में समझना है कि डिसइंटीग्रेशन इज नॉट ए फिनोमेना ऑफ ए मेडिसिन। डिसइंटीग्रेशन आपका मेडिसिन का फिनोमेना नहीं है, ये आपका डोजेस्टोन का फिनोमेना होता है और ये आपके एडिटिव्स पे डिपेंड करता है, जैसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और बाइंडर और लुब्रिकेंट्स पे डिपेंड करता है डिसइंटीग्रेंट। Disintegration, dissolution is the phenomena of your drug। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसमें डिसइंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें मींस ब्रेकडाउन ऑफ ए टेबलेट इनटू द पार्टिकुलर फॉर्म और ग्रेन्यूल फॉर्म। पार्टिकुलर फॉर्म और ग्रेन्यूल फॉर्म में आपका टेबलेट का ब्रेकडाउन होना वो डिसइंटीग्रेशन, और फिर उसका सॉल्यूशन फॉर्म में आना उसका डिसॉल्व होना डिसोल्यूशन होता है। हाइड्रोफिलिक ड्रग है आपने लिया है तो आपका डिसोल्यूशन उसका फास्ट हो जाएगा लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। एब्जॉर्प्शन स्लो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ा उसका कॉम्पोजिशन क्या है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन्स, जिसमें से आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन स्लोली होता है, स्लो होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि इसके लिए हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग फैक्टर या रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आप लीजिए लिपोफिलिक ड्रग, सेकंड कंडीशन में आप लिपोफिलिक ड्रग लेके देखिए लिपोफिलिक। अब लिपोफिलिक ड्रग के डिसइंटीग्रेशन तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन डिसोल्यूशन उसका स्लो होता है जबकि एब्जॉर्प्शन उसका फास्ट होता है। और पूरे प्रोसेस में टेबलेट के चारों अपने स्टेप्स देखें तो उसमें आपका जो आपका सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है वो ही पूरे प्रोसेस का आपका रेट लिमिटिंग स्टेप या आप कहें कि उसको मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्लोएस्ट प्रोसेस इज नोन एज द रेट लिमिटिंग फैक्टर या रेट लिमिटिंग स्टेप। तो आपका लिपोफिलिक ड्रग के लिए आपका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो गया, डिसोल्यूशन, कि हाइड्रोफिलिक के लिए क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब आपको मींस एक बाइडन नाम के साइंटिस्ट ने एक आपका क्लासिफिकेशन बनाया है। ओके, अमाइडन नाम के साइंटिस्ट ने एक सभी ड्रग्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस बेस पे, मींस सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेस पे 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। अमाइडन नाम के साइंटिस्ट ने 5 मींस इसको अपन बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें दोनों हाई होता है, देन इसके एब्जॉर्प्शन आपका फास्ट होता है। जब सॉल्युबिलिटी लो हो और परमेबिलिटी हाई हो तो उसका एब्जॉर्प्शन वेरिएबल होता है, वो आपका डिपेंड करता है। और सॉल्युबिलिटी हाई हो, परमेबिलिटी कम हो तो भी उसका वेरिएबल होता है।
और दोनों ही लो हो तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, उसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। ये एमाइडन नाम के साइंटिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसे अपन बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए 3 थ्योरीज अपन कंसीडर करते हैं। सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन के लिए 3 थ्योरीज। सबसे पहले थ्योरी है आपकी स्टेगनेंट लेयर या बैरियर लेयर थ्योरी। स्टेगनेंट लेयर या बैरियर लेयर थ्योरी, इसमें अपन नॉविस विटेनिक एसिड काम में लेते हैं। और ये क्या होती है, जैसे आपने एक बीकर में एक टेबलेट डाल दिया है, उस टेबलेट को सॉल्वेंट में इसके साथ में एक स्टेगनेंट लेयर बन जाती है इस तरह से। और इस स्टेगनेंट लेयर के कारण से ये आपके सैचुरेटेड कंडीशन होती है, और इस लेयर के कारण से टेबलेट से फर्दर आपका ड्रग का रिलीज कम हो जाता है। और इस ड्रग आपका पहले स्टेगनेंट लेयर में आएगी, स्टेगनेंट लेयर से आपका बल्क सॉल्वेंट में जाएगी, और इस बल्क सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को Cb से शो करते हैं, इसको अपन Cs से शो करते हैं। तो आपका नॉविस विटेन इक्वेशन आपका क्या होती है, dC/dt = Kcb - Cs - Cb। Cs मींस स्टेगनेंट लेयर माइनस Cb। ओके, मींस इसके लिए आपका कैसे कंडीशन, सिंक कंडीशन बनी होना जरूरी होती है, और ये आपका जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है सरफेस रिन्यूअल थ्योरी। सरफेस रिन्यूअल थ्योरी होती है, ये आपका क्या मतलब है कि अगर अपन इसको शेक कर देंगे, हिला देंगे, तो आपका स्टेगनेंट लेयर आपकी है वो आपका उसमें बनेगी नहीं, और एक छोटे छोटे पैकेट्स जिसे अपन एडीज बॉडी बोलते हैं, वो पैकेट्स हैं वो आपका ड्रग को यहाँ से इसके सरफेस से आपके बल्क सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और ये आपका फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। जितना आपका ड्रग का सॉल्वेंटी फास्ट होगी उतना ही एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। और एक और मॉडल है जिसे अपन डकवर्थ का मॉडल बोलते हैं, जिसे अपन मल्टी वेरिएट थ्योरी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, उसमें आपका स्लोली उसमें सॉल्वेशन थ्योरी भी बोलते हैं उसको, वो आपका स्लोली ड्रग का आपका सोल्यूबल होता है, उसमें कोई आपका विशेष नहीं है। तो इस तरह से आपका ये डिसोल्यूशन की आपकी थ्योरीज आपको याद करनी है और पढ़नी है। अगर आपको कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्टिकल साइज और इफेक्टिव सरफेस एरिया। आपको ये पता है कि स्मॉल पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका डिसोल्यूशन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि उसके साथ में उसके सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया कम होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता, सरफेस एरिया मींस पार्टिकल साइज छोटा हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसके कारण से उसका सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन या कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसका डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। पार्टिकल साइज और इफेक्टिव सरफेस एरिया आपका इफेक्ट करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप लिपोफिलिक ड्रग, हाइड्रोफोबिक ड्रग को अगर आप उसका आपका माइक्रोनाइजेशन करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि माइक्रोनाइजेशन के कारण से उसके क्लम्प्स बन जाते हैं, प्लस उसके सरफेस पे आपका एयर एंट्रैप हो जाता है। फिर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए अपन सर्फेक्टेंट्स यूज में लेते हैं, उसके एंट्रैपमेंट को, एयर एंट्रैपमेंट को कम करने के लिए, उसके आपका सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, उसके लिए अपन फिर सर्फेक्टेंट्स यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फ और एमॉर्फ, ध्यान रखना है, और स्यूडोमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ का मतलब है any drug exhibit in many crystalline structures, then that known as polymorph। बहुत सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उसमें से कुछ आपकी स्टेबल होती है, कुछ आपकी अनस्टेबल होती है, कुछ स्टेबल होती है, कुछ अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल को अपन मेटा स्टेबल बोलते हैं। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी आपका किस तरह देखा जाता है कि उसकी आपकी मिस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट के साथ में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उस बेस पे अपन उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबल है इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। अनस्टेबल का मतलब है कि आपका मेटा स्टेबल, इसका मतलब है कि आपका उसकी एनर्जी आपकी हाई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसका कोई फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर अपन इन तीनों कंडीशंस का अपन कंपेयर करें तो आपका एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एमॉर्फस मोर देन आपका मेटास्टेबल, देन आपका स्टेबल।
ये आपको ऑर्डर याद रखने का, ये कई बार पूछा गया है। अब बात आती है आपकी स्यूडोमॉर्फ। स्यूडोमॉर्फ का मतलब क्या है? ये भी एक क्रिस्टलाइन स्टेज है, लेकिन अगर आपकी किसी ड्रग के क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसका सॉल्वेट या हाइड्रेट साथ में है, हाइड्रेट मॉलिक्यूल में से होता हुआ वाटर मॉलिक्यूल अगर उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में साथ में, जैसे अपन याद रखिए जैसे कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O, ओके, तो उसमें आप देखिएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म है लेकिन उसके साथ में आपको वाटर लगा हुआ है, इसलिए वो हाइड्रेट है। किसी भी सॉल्वेट, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ में अगर आपका सॉल्वेट कंडीशन या आपका कहें कि आपका मींस हाइड्रेट कंडीशन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, बहुत सारी ड्रग्स है ऐसा जिनके साथ में आपका ऐसे प्रॉब्लम है, तो स्यूडोफॉर्म कंडीशन में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। अब इसको आप समझिएगा, अगर कोई ड्रग आपकी नॉन साल्ट कंडीशन में आपका सॉल्युबल नहीं है, ड्रग है और वो आपका सॉल्युबल नहीं है, तो उसको अपन साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साल्ट का मतलब क्या हो गया कि वो आयनाइजेबल है, और आयनाइज होके वो क्या हो जाएगी? सॉल्युबल हो जाएगी, आयनाइज सॉल्युबल। अब इसमें दो कंडीशन समझिए, ड्रग पहले तो आपकी सॉल्युबल थी नहीं, बहुत कम सॉल्युबल थी, और अब आपकी आयनाइज सॉल्युबल हुई, तो आयनाइज सॉल्युबल हुई इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में अब उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग भी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में काम आता है और एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एक और बात याद रखने का कि साल्ट फॉर्म बनाने में आपको ध्यान रखना है कि एक साल्ट आपका उसमें काउंटर आयन आता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, एसीटेट, परक्लोरेट, आपके हाइड्रोक्लोराइड्स, ऐसा करके उसके साल्ट बनते। काउंटर आयन जितना बड़ा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, काउंटर आयन जितना छोटा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो आपको याद रखिएगा कि साल्ट फॉर्म में भी आपका एक आपका फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है, वो है आपका काउंटर आयन। नेक्स्ट है लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग एंड पीके। अब देखिए इसमें आपका एक पीएच पार्टीशन थ्योरी आप पढ़ते हैं, पीएच पार्टीशन थ्योरी। पीएच क्या चीज होता है आपने पहले पढ़ा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। पीएच पार्टीशन थ्योरी, इसमें आपका ध्यान रखना है, जैसे अपन पार्टीशन पढ़ते हैं कि आपका ऑयल फेज में कितना सोल्यूबल है और एक्वस फेज में कितना सोल्यूबल है, उसी तरह पीएच पार्टीशन थ्योरी में भी आता है कि आपका एसिडिक मीडियम में कितना सोल्यूबल है और बेसिक मीडियम में कितना सोल्यूबल है। तो इसी तरह से जो ड्रग की नेचर होती है उसी हिसाब से उसका अपन पीएच पार्टीशन थ्योरी मींस पीएच आयनाइजेशन देखते हैं। मान लीजिए पहले अपन कंसीडर करते हैं एसिडिक ड्रग्स। एसिडिक ड्रग का जो पीएच का फॉर्मूला है इक्वल्स टू, पहले तो ये ध्यान रखने का, एसिड को अपन यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो आपका हर एवरी पीएच पे एब्जॉर्ब होते हैं, एवरी पीएच पे आयनाइज होते हैं, एवरी पीएच पे आपका डिसॉल्व हो जाते हैं। मीडियम है उनके साथ में प्रॉब्लम है, वीक है वो आपका कहीं आपका एब्जॉर्ब बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं। तो मीडियम वाले और वीक वाले इनके अपन को सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए और सॉल्युबिलिटी आपको कौन सी वाली बढ़ानी है ध्यान रखना का, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी या एब्सोल्यूट सॉल्युबिलिटी मींस नॉन आयनिक कंडीशन में सॉल्युबिलिटी। उसके लिए पीएच का फॉर्मूला वीक के लिए पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस log आयनाइज्ड अपॉन नॉन आयनाइज्ड। ये पीएच का, और इसी के साथ में परसेंट ड्रग आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइजेशन होगा उसका अपन उसके लिए फॉर्मूला है 10 की पावर pH माइनस pK अपॉन 1 प्लस 10 pH माइनस pK इंटू 100। अब आते हैं कि अपन ने आयनाइजेशन परसेंटेज निकाला है, तो उसका अपन को मतलब तो अनआयनाइज से मतलब है, अनआयनाइज का मतलब ये हो गया कि आपका जब आपने परसेंट आयनाइजेशन आ जाएगा उसमें से अपन उसको माइनस करेंगे तो आपका उसका अनआयनाइज्ड कंडीशन में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कितना आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा और किस मीडिया में होगा। इन सब चीजों को, और इसी तरह से आप बेसिक ड्रग्स के लिए फाइंड कर सकते हैं। बेसिक ड्रग का पीएच इक्वल टू होता है पीके प्लस log नॉन आयनाइज्ड या अनआयनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड, और इसी तरह परसेंटेज आयनाइज्ड का फॉर्मूला भी आपका पीके आपका इधर आ जाएगा, पीएच आपका इधर हो जाएगा, मिस एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है कि पीएच पार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिडिक ड्रग होती है वो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, बेसिक ड्रग होती है वो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है। इन दोनों बातों के अलावा भी
आपको एक बात और याद रखनी है कि 90% ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज देयर सरफेस एरिया इज 1000 टाइम्स मोर इंक्रीज्ड ड्यू टू microvilli so that intestine also known as window for absorption। इसलिए आपको याद रखना आपने अभी जैसे आगे पढ़ेंगे अपन पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम मींस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम होना चाहिए जिसके कारण से आपका फास्ट आपकी ड्रग इंटेस्टाइन में चले जाए और इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम आपका ज्यादा होना चाहिए जिसके कारण से मैक्सिमम टाइम आपकी ड्रग इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो जिसके कारण से उसका एब्जॉर्प्शन हो। ये ध्यान रखना है। तो पीएच मींस एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन आपका एसिडिक मीडियम में, बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेसिक मीडियम में होता है। ये आपका ड्रग का पीएच और पीके मींस उस पे डिपेंड करता है। एक और चीज लिपोफिलिसिटी, जिसे अपन कह सकते हैं उसको कि लिपोफिलिसिटी ऑफ ए ड्रग। पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए पी की वैल्यू आपका 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए। लिपोफिलिसिटी ड्रग की आपकी लिपोफिलिसिटी का आपका जो कंपैरिजन है वो आपका कितना होना चाहिए, मींस वैल्यू है वो आपका कितना होना चाहिए, 1 to 2 होनी चाहिए। यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी का मतलब है अच्छा इसमें एक और चीज मींस इसमें आपका एक लिपिंस्की का 5 रूल और आता है। पीएच पार्टीशन इसमें लिपोफिलिसिटी और आपका पीके में पीएच पार्टीशन थ्योरी के बाद में एक रूल ऑफ 5 लिपिंस्की का और आता है। उसमें 4 चीजें इंक्लूड की जाती है। सबसे पहला है मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए पैसिव डिफ्यूजन के लेस देन इक्वल टू 500। ओके, दूसरा उसका लिपोफिलिसिटी कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5। फिर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर आपका लेस देन इक्वल टू 10 एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह सभी वैल्यूज आपके 5 के मल्टीपल में, इसलिए लिपिंस्की ने इसको क्या बोल दिया, रूल ऑफ 5 बोला। रूल ऑफ 5 किस चीज के लिए काम आता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए, एक आपके पैसिव डिफ्यूजन के लिए आपका कंडीशन गिवन बाय लिपिंस्की। यस नेक्स्ट है आपका ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, एक्सपायरी डेट पढ़ा, हाफ लाइफ पढ़ा, वो ही आपका स्टेबिलिटी है। ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए कम से कम किसी भी आदमी को कोई काम करने के लिए जीवित तो रहना पड़ेगा ना, वही बात है कि ड्रग को स्टेबल रहना पड़ेगा उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए। अगर वो पहले डिग्रेड हो गया या उसका हाफ लाइफ आ गया, उसका एक्सपायरी हो गया, तो उसका एब्जॉर्प्शन होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपन को इस बात का ध्यान रखना होता है, ड्रग की स्टेबिलिटी आपका बहुत जरूरी होता है। यस नेक्स्ट है आपका स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। स्टीरियोकेमिकल नेचर ड्रग का स्टीरियो S- हो सकती है और R+ हो सकती है, मींस आपका लीवो रोटेटरी हो सकती है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकती है। अगर आपकी ड्रग मींस आपको ध्यान रखना आपकी बॉडी के मैक्सिमम रिसेप्टर आपके ट्रांसपोर्टर सिस्टम से वो सभी आपके कैसे होते हैं, रिसेप्टर्स, और आपका टारगेट मॉलिक्यूल जो होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी आपके कैसे होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। इसलिए उस पर बाइंड होने वाली ड्रग होगी वो उसका अपोजिट होगी। मतलब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ड्रग का लीवो रोटेटरी पार्ट होता है वो आपका मोर एक्टिव होता है देन आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। 95% यही सिचुएशन है, कुछ आपके एक्सेप्शंस एवरीवेयर। ओके, तो ध्यान रखने का कि मैक्सिमम आपका लीवो रोटेटरी ड्रग S- ड्रग्स आर मोर एक्टिव देन देयर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में, जैसे एड्रेनलिन S- मोर एक्टिव देन R+, और इसी तरह मिथाइल डोपा, इसी तरह प्रोमेथाजिन, इसी तरह वारफेरिन, इसी तरह प्रोप्रेनोलोल, इसी तरह हाइसाइमिन। इस तरह से बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि आपका इस तरह से आपका इफेक्ट शो करते हैं। यस, ये आपका फैक्टर्स हो गए फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया था। डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन होगा तभी तो डिसोल्यूशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा तभी डिसोल्यूशन होगा। तो डिसइंटीग्रेशन अगर फास्ट होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स का मतलब है कि आपका कौन से अपन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज में ले रहे हैं। जैसे टैबलेट की बात करें तो टैबलेट को अपन ग्रेनुलेशन मेथड और नॉन ग्रेनुलेशन मेथड से काम में लेते हैं, 2 मेथड यूज में लेते हैं। तो ग्रेनुलेशन मेथड में भी आपका वेट ग्रेनुलेशन मेथड है वो फास्ट डिसॉल्व होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन है उसमें आपका ज्यादा टाइम लगता है, मींस लेस कम
डिसॉल्व होता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, अपन जो प्रोसेस यूज में ले रहे हैं वो भी आपका ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्सिपिएंट्स। अब एक्सिपिएंट्स पे ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे सबसे पहला व्हीकल, व्हीकल के बाद में बाइंडर, बाइंडर के बाद में लुब्रिकेंट, व्हीकल, बाइंडर, लुब्रिकेंट और सर्फेक्टेंट। व्हीकल, बाइंडर, लुब्रिकेंट और सर्फेक्टेंट एंड डाइल्यूएंट्स, ये आपके 5 अपन एक्सिपिएंट्स है जो जनरली यूज में लिए जाते हैं। व्हीकल अगर आपका एक्वस और नॉन एक्वस बट मिसिबल इन वाटर, मींस आपका एक्वस हो या फिर मिसिबल नॉन मिसिबल वाटर नॉन एक्वस हो, तो वो आपका उसका डिसोल्यूशन फास्ट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। फिर इसी तरह डाइल्यूएंट, अगर कोई लिपोफिलिक ड्रग है जिसकी आपका डिसोल्यूशन कम हो रहा है तो उसको अपन हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट्स के साथ में अपन यूज में लें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। इसी तरह बाइंडर, बाइंडर जितना ज्यादा लेंगे आपका फॉर्मुलेशन हार्ड बनेगा, उसका डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन स्लो होगा, उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। इसी तरह लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स ऑल लुब्रिकेंट्स आर हाइड्रोफोबिक। लुब्रिकेंट्स की अमाउंट आपका बहुत कम यूज में लिया जाता है और उसको मजबूरी में यूज में लिया जाता है। अगर अपन उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बनाते हैं तो अपन लुब्रिकेंट्स को यूज में लेते हैं। लुब्रिकेंट्स आपका उस टैबलेट में वाटर पेनिट्रेशन या सॉल्वेंट पेनिट्रेशन या अपन कहें कि उसका डिसइंटीग्रेशन को डिले कर देते हैं, जिसके कारण से डिसइंटीग्रेशन नहीं होता तो उसका डिसोल्यूशन भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट। अब देखिए जो सर्फेक्टेंट्स है वो आपका दोनों तरह से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों काम करते हैं। बढ़ाते कैसे हैं? सर्फेक्टेंट्स आपका मेम्ब्रेन और ड्रग के साथ में कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, ड्रग की आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसका मींस अपन कहें कि एयर एंट्रैप्ट जो प्रोसेस है वो आपका कम कर देते हैं। प्लस साथ में क्या करते हैं कि उसके आपका सर्फेक्टेंट इफेक्ट मींस उसका सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिसके कारण से उसका सरफेस एरिया पे इफेक्ट पड़ता है। अब कम कैसे कर देते हैं? अगर सर्फेक्टेंट आपने ज्यादा यूज में लिया तो सीएमसी कंडीशन हो जाती है, प्लस आपका लुब्रिकेंट एक्शन भी होता है सर्फेक्टेंट का। तो दोनों दो कारण हैं जिसके कारण से आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेज स्पून। अब ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जैसे डोजेज स्पून की अपन बात करें जो आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप यूज में लेते हैं, सबसे ज्यादा क्या? सॉल्यूशन सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां डिसइंटीग्रेशन होना ही नहीं है, वहां तो सब कुछ डिसॉल्व होके रहा है, तो उसमें आपका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा हो गया सॉल्यूशन, उसके बाद में इमल्सन, इमल्सन से सेकंड, और नेक्स्ट आपका कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स के बाद में आपका सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स के बाद में कैप्सूल्स, कैप्सूल्स के बाद में अनकोटेड टैबलेट्स, देन कोटेड टैबलेट्स, देन अनकोटेड, देन एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स और देन आपका सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। इस तरह से आपका डोजेज फॉर्म आपका आपके ड्रग की सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। हाँ, इसमें देखिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट पुराना है तो उसका आप देखिएगा उसका डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। ओके, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन स्लो होने से उसका आपका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। स्टोरेज कंडीशन भी आपको बहुत अफेक्ट करता है। अगर कोई आपकी मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग है और उसको आपने मॉइस्चर की प्रेजेंस में आपका स्टोर कर लिया तो उसका डिग्रेडेशन हो गया, डिग्रेडेशन होने से उसकी बायोबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये स्टोरेज कंडीशंस, ये फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स आपके पूरे हुए। नेक्स्ट आपका है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स उसमें पहला है एज। पेशेंट को अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला आपका पीडियाट्रिक, देन आपका अडल्ट, देन आपका जीरियाट्रिक। पीडियाट्रिक में सरफेस एरिया कम होता है लेकिन ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, इसलिए वहां एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। अडल्ट में स्टैंडर्ड होता है, जीरियाट्रिक में सरफेस एरिया सफिशिएंट होता है लेकिन वहां ब्लड फ्लो कम होता है, इसलिए वहां एब्जॉर्प्शन कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों बातें याद रखिएगा। जो आपका पीडियाट्रिक है वहां सरफेस एरिया कम होता है लेकिन ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, और जीरियाट्रिक में सरफेस एरिया ज्यादा होता है लेकिन वहां पे ब्लड फ्लो कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि ड्यूटी हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है, प्लस वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, प्लस वहां पे आपका ब्लड की क्वांटिटी, ब्लड फॉर्मेशन, वो सभी चीजें आपकी कम हो जाती है, जिसके कारण से एज का इफेक्ट पड़ता है ड्रग एब्जॉर्प्शन में।
एंड नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि गैस्ट्रिक, अगर आपका स्टोमक, मेन आपका साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यू टू देयर सरफेस एरिया, वहां 1000 टाइम आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके कारण से आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम होना चाहिए, मतलब गैस स्टोमक से आपका, अपन चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आपका इंटेस्टाइन में आए और इंटेस्टाइन में लंबे समय तक रुके, तो उसके लिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम होना चाहिए ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो गई है। इसका उल्टा इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि इंटेस्टाइन में लंबे समय तक आपकी टेबलेट रुकी है, आपकी दवाई है वो आपका रुकी रहे, आपकी ड्रग रुकी रहे, जिसके कारण से वहां से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैस्ट्रिक जीआईटी पीएच। जीआईटी पीएच और ब्लड फ्लो, ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और पीएच, एसिडिक ड्रग के लिए एसिडिक पीएच होना चाहिए, बेसिक ड्रग के लिए बेसिक पीएच होना चाहिए, और आपका पीएच है वो आपका डिपेंड करता है ब्लड फ्लो पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जीआईटी कंटेंट्स। अगर आपका खाली इंटेस्टाइन है, खाली स्टोमक है, मींस एम्प्टी स्टोमक कंडीशन में आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है, इंटेस्टाइन में फास्ट आ जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा होता है। और अगर आपके इंटेस्टाइन में आपके अदर इंग्रेडिएंट्स, अदर मटेरियल्स आपके प्रेजेंट है, तो उसमें दो चीजें होंगी। एक तो उसका आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ गया, प्लस साथ में उस ड्रग का उसके साथ में कॉम्प्लेक्सेशन हो सकता है, और कॉम्प्लेक्सेशन होने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो ये आपके बातें हैं। अब इसमें एक चीज और है कि आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कुछ ड्रग्स ऐसी है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, उनको अपन कभी भी ओरली यूज में नहीं लेते हैं। ओरली यूज में नहीं लेने का कारण क्या है कि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने से उनको अपन यूज में नहीं लेते हैं। कुछ कौन कौन सी ड्रग है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण से ओरली नहीं लिया जाता है? सबसे ज्यादा है आपका मेन है लिडोकेन। लिडोकेन को अपन कभी भी ओरली यूज में नहीं लेते क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड टेस्टोस्टेरोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन टेस्टोस्टेरोन के ओरली नहीं लिया जाता है क्योंकि वो आपका क्या होता है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो ये ड्रग्स हैं जो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण से ओरली नहीं लिया जाता है। आइसोप्रेनिलिन, यस, ये आपका एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग पूरे हो गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए और बहुत अच्छी तरह समझिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका नए वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको आपके इसके ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आपके कवर किए गए हैं, फार्मास्यूटिक्स भी है, बायोफार्मास्यूटिक्स भी है और फार्माकोलॉजी भी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने ऐसा कोई चीज छोड़ा नहीं है जिसमें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। ठीक है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।